So, hello dear students, so very good morning to one and all watching this video right now. आज हम लोग यूनिट्स एंड मेजरमेंट में आगे बढ़ने वाले हैं एंड वी विल बी स्टार्टिंग विद द डिफरेंट यूनिट्स ऑफ लेंथ, बेसिकली प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ लेंथ एंड इंट्रोडक्शन टू डायमेंशंस. सो जो भी स्टूडेंट्स ये वीडियो अभी देख रहे हैं प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर ले फिनिक्स इंस्टीट्यूट एंड मुकेश ददवानीज फिनिक्स. ये हमारा एक ऐसी पहल है जिसमें हम लोग ऑनलाइन फ्री एजुकेशन दे रहे हैं. सभी बच्चों को इसका बेनिफिट मिलना चाहिए, तो आप आपके फ्रेंड्स फैमिलीज सबके साथ शेयर कर सकते हो एंड प्लीज आस्क देम टू सब्सक्राइब दिस चैनल टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स एंड ऑल द वीडियोस ऑफ आवर फैकल्टीज. तो गाइस आज इस वीडियो में हम लोग सम प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ लेंथ समझने वाले हैं. उसमें से सबसे पहली जो यूनिट है जो हम देखने वाले हैं दैट इज एंगस्ट्रॉम. एंगस्ट्रॉम is 10 power minus 10 of मीटर. मतलब 10 raised to minus 10 मीटर को हम लोग क्या कहते हैं, 1 एंगस्ट्रॉम कहते हैं. दैट इज इक्वल्स टू 1 एंगस्ट्रॉम. एंड एंगस्ट्रॉम का जो सिंबल है वो ए के ऊपर डिग्री की एक साइन. एक्चुअली ये एक स्वीडन के साइंटिस्ट थे, इनका नाम था आई थिंक जॉनेस एंगस्ट्रॉम, ऐसा कुछ नाम था उनका. और उनके ऑनर में ये एक यूनिट जो है वो लेंथ का दिया हुआ है. जनरली तो वेवलेंथ होती है, वेव्स की जो लेंथ होती है उसको एंगस्ट्रॉम में मेजर किया जाता था पहले. अभी वो नैनोमीटर से रिप्लेस हो गया और काफ़ी जगह पे एंगस्ट्रॉम अभी भी यूज़ होता है. तो आपकी बुक्स में भी आप काफ़ी टाइम ये एंगस्ट्रॉम देखोगे जब भी हम वेव्स के बारे में बात करेंगे, है ना. तो ये यूनिट जो है वो वेव्स के बारे में, ज़्यादातर वेव्स जहाँ पे यूज़ होगी वहाँ पे ये यूनिट आपको देखने को मिलेगा. सो 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है, 10 पावर माइनस 10 ऑफ मीटर. जनरली यूज्ड टू मेजर वेवलेंथ्स. ठीक है, वेवलेंथ मेजर करने के लिए इसका यूज में आता है. नेक्स्ट गाइस, अ वेरी फ्रीक्वेंटली यूज्ड यूनिट इन एस्ट्रोनॉमी. तो यहाँ पर एस्ट्रोफिजिक्स में लाइट ईयर, जो बहुत ही मतलब दो गैलेक्सीज के बीच का डिस्टेंस आपको मेजर करना हो तो हम लाइट ईयर से करते हैं. अच्छा, यहाँ पर ये ईयर दिख के ऐसा मत समझना कि टाइम का यूनिट है. इट्स नॉट अ टाइम, इट्स अ यूनिट ऑफ लेंथ. इट्स अ यूनिट ऑफ लेंथ, क्योंकि एक दो बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डैश. तो अगर आप उसको टाइम कर दोगे ईयर देखकर तो वो गलत हो जाएगा. ठीक है, सो मेक श्योर ये लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ लेंथ. तो लाइट ईयर क्या है, अगर हम किसी टॉर्च में से, है ना, लाइट को ऐसे टॉर्च ऑन करते हो, लाइट को जाने दे, तो लाइट अगर 1 साल तक चलता रहे, 1 लाइट ईयर डिस्टेंस वो काटता है, दैट इज नथिंग बट डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट. डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर. 1 साल में जो लाइट डिस्टेंस काटता है उसे हम 1 लाइट ईयर कहते हैं. इट्स अ प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ लेंथ और जिसकी वैल्यू होती है 9.46 इंटू 10 पावर 15 मीटर. राइट. सो नेक्स्ट है हमारा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इट्स नॉट ईयर, इट्स एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ओनली. सो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है गाइस, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को एयू भी कहते हैं हम लोग. क्या कहते हैं, एयू. नाउ व्हाट इज एयू. तो सन जो है हमारा, सन और हमारी जो अर्थ है, इन दोनों के बीच का गाइस जो डिस्टेंस है, द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज एग्जैक्टली इक्वल टू 1 AU. सर ये 1 AU कितना होता है, तो 1.49 इंटू 10 पावर 11 मीटर. कई बार इसे 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर भी कहा जाता है, बिकॉज 1.49 इज अल्टीमेटली 1.5, राइट. तो 1 AU इज नथिंग बट 1.49 इंटू 10 पावर 11 मीटर. नेक्स्ट गाइस यूनिट है, इसका क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया है, पारसेक, पैरालैक्टिक सेकेंड. पैरालैक्टिक सेकेंड क्या होता है, तो गाइस
अगर सन एंड अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है विच इज 1 AU, अगर ये डिस्टेंस सबस्टेंड करता है बहुत आगे जाके गाइस, अगर ये कुछ एंगल सबस्टेंड करता है और वो एंगल जो है, कौन एंगल सबस्टेंड कर रहा है? सन और अर्थ को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, जो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, अगर वो कुछ एंगल सबस्टेंड कर रही है बहुत दूर जाकर, एंड गाइस वो एंगल एग्जैक्टली इक्वल टू 1 सेकेंड होता है। 1 सेकेंड पता है ना, हम लोग पढ़े थे, डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री कन्वर्शन देखा था ना, डिग्री मिनट सेकेंड देखा था हम लोग ने, राइट? तो ये अर्थ एंड सन के बीच में जो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, अगर वो बहुत दूर जाकर 1 सेकेंड जितना एंगल सबस्टेंड करता है, तो इस डिस्टेंस को 1 पारसेक कहते हैं। पारसेक बोले तो पैरालैक्टिक सेकेंड होता है। क्या होता है? पैरालैक्टिक सेकेंड। ठीक है, नोट कर लेंगे। सो ये पारसेक हो गया हमारी नेक्स्ट यूनिट। नेक्स्ट आता है गाइस माइक्रोन। माइक्रोन इज ऑल्सो अ मेजरमेंट ऑफ लेंथ, जो बहुत छोटी सी होती है। जैसे थिकनेस की बात करते हैं, जैसे पॉलीथीन बैग्स होती है, तो पॉलीथीन बैग्स के अंदर जो उनकी थिकनेस होती है उसे भी हम माइक्रोन से मतलब देखते हैं। तो ये 10 पावर -6 मीटर is actually 1 micron. There is 1 micrometer, is also called 1 micrometer. Okay guys, so 1 micron कितना होता है? 10 पावर -6 मीटर। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो बहुत ही अच्छा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, which is called dimension. Now what is dimensions? तो यहाँ पर चैप्टर का नाम ही है यूनिट्स एंड डायमेंशंस। तो डायमेंशन क्या होता है उसे हम अच्छे से समझते हैं। तो वी नो दैट देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। कौन कौन सी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है? चलिए देख लेते हैं। एक है लेंथ या मास, पहले लिखते हैं मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये सब आपको बाय हार्ट ही है, एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, तो इतने हमारे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हमारे पास है, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं आगे वाले लेक्चर्स में। अब गाइस ये जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है हमारी, वो सातों फंडामेंटल क्वांटिटीज के हम लोग ने यूनिट्स देखे थे बहुत सारे। जैसा मास का क्या होगा? किलोग्राम, लेंथ का क्या होगा? मीटर, टाइम का क्या होगा? सेकेंड, टेम्परेचर होगा केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट हो गया आपका एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो हो गई उसकी कैंडल। तो अब ये सारी जो क्वांटिटीज है उनके हम लोग ने सिंबल स्टडी किए, यूनिट स्टडी की। अब ये सारे जितने भी फंडामेंटल क्वांटिटीज है, इन लोग का एक डायमेंशनल सिंबल होता है। डायमेंशनल सिंबल क्या होता है तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मास है, तो मास के लिए हम लोग कैपिटल M यूज करेंगे एज इट्स डायमेंशनल सिंबल, तो उसको उसके डायमेंशन में हम लोग यूज करेंगे। लेंथ के लिए हम L यूज करेंगे, टाइम के लिए हम T यूज करेंगे। काफी बार आपने सुना होगा कि MLT पढ़ना है। MLT क्या पढ़ना है? डायमेंशंस पढ़ना है, ऐसा हम कहते हैं। तो MLT टेम्परेचर के लिए कहीं कहीं बुक में केल्विन यूज होता है, कहीं कहीं बुक में थीटा भी यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर जो उसकी यूनिट है वही यूज होती है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए भी उसकी यूनिट जो है मोल वही यूज होता है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए भी कैंडेला का CD यूज होता है। ठीक है, तो ये सारे डायमेंशनल सिंबल हो गए। द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली जो यूज्ड होता है वो ये 3 लोग हैं, MLT, मास, लेंथ एंड टाइम। क्योंकि गाइस अगर हम मैकेनिक्स की बात करें
तो मास, लेंथ एंड टाइम वो मैकेनिक्स के अंदर सबसे ज्यादा यूज होने वाली फिजिकल क्वांटिटीज है, और उससे सारी दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज हम आसानी से बना सकते हैं। मतलब जो भी फॉर्मूलाज है उसमें बेसिकली ये 3 फॉर्मूलाज जो है MLT के फॉर्मूलाज ज्यादातर रहेंगे, मतलब उनकी डायमेंशंस रहेंगे। तो हम थोड़ा समझते हैं कि डायमेंशनली किसी क्वांटिटी को अगर हमें डिनोट करना है, डायमेंशन बनाना है, तो कैसे बताते हैं। तो थोड़ा मैं आपको आगे फिजिकल क्वांटिटीज, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज एक एक करके बताता हूँ, और उनके हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशनल फॉर्मूलाज भी देखेंगे। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? इफ अ क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, द क्वांटिटीज आर रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, जो अपनी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है। तो ये फॉर्मूलाज के इनका कुछ मिक्सचर यूज होगा, तो ये इससे जो बनने वाला फॉर्मूला है उसे हम डायमेंशनल फॉर्मूलाज कहते हैं, है ना। तो एनी क्वांटिटीज कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल physical quantities. Any quantities can be represented in terms of fundamental physical quantities as a dimensional representation. Termed as डायमेंशनल फॉर्मूला। तो किसी फॉर्मूला को, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डायमेंशनली रिप्रेजेंट किया जाता है इन फॉर्मूलाज के यूज करके, तो उस क्वांटिटी को हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला कहते हैं, उस फॉर्मूला को हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला कहते हैं। तो एक एक करके समझते हैं तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे मास, लेंथ एंड टाइम। तो जैसे मास है तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, चलो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा रिप्रेजेंट करें, तो मास तो अकेला ही है, तो उसको हम ऐसे बॉक्स में लिखेंगे m1, ओनली मास, देयर इज नथिंग एल्स। लेंथ अकेला है, इसको कहेंगे लेंथ एक ही बार है L1। अच्छा, ये लेंथ जो है वो डिस्टेंस के लिए भी सेम डायमेंशन हो गया, डिस्प्लेसमेंट के लिए भी सेम हो गया, वेवलेंथ के लिए भी सेम हो गया, क्योंकि लेंथ तो लेंथ है भाई, चाहे वेव की हो, चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, चाहे डिस्टेंस हो। क्वांटिटीज अलग अलग हो सकती है, अलग अलग क्वांटिटीज का सेम डायमेंशन हो सकता है, समझना ध्यान से, ठीक है। क्वांटिटीज अलग अलग हो सकती है और अलग अलग क्वांटिटीज का सेम डायमेंशन हो सकता है। जैसे यहाँ पे डिस्टेंस का डायमेंशन है L1, क्योंकि ये भी एक तरह की लेंथ है, डिस्प्लेसमेंट एक तरह की लेंथ है, सो L1, वेवलेंथ एक तरह की लेंथ है L1। तो बहुत सारी ऐसी चीजें आएगी जिसमें आगे हम लोग, जैसे किसी भी चीज की थिकनेस आपको फाइंड करनी है, तो वो भी एक तरह की क्या है, लेंथ है, तो उसको भी हम L1 से ही रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना कि अलग अलग क्वांटिटीज का सेम डायमेंशन हो सकता है। मास अलग अलग जितने भी ले लो, सबका सेम m1 डायमेंशनल फॉर्मूला आता है। टाइम, तो टाइम को हम लोग कैसे लिखेंगे, टाइम को हम लोग लिखेंगे t1, ठीक है। अब टाइम में कौन कौन आ गया, तो नॉर्मली कोई टाइम पीरियड्स आ गए, टाइम पीरियड्स आ गए, कोई भी बड़े टाइम हो छोटे टाइम हो, सबका डायमेंशन तो एक ही होता है। जैसे टाइम कुछ ईयर्स में हो, कुछ बहुत ही मतलब जैसे बिलियंस ऑफ ईयर्स में हो तो भी t1, माइक्रो सेकेंड में हो तो भी t1। तो सबके लिए डायमेंशनल कैसा होगा गाइस, इसका सेम हो जाता है t1। तो हम क्या कर रहे हैं, मास, लेंथ, टाइम तो भी बेसिक है, आगे चलते हैं एरिया। अब यहाँ से आपको थोड़ी और क्लैरिटी आएगी। चलो एरिया के कितने फॉर्मूलाज हमें पता है, तो मैं लिस्ट आउट करता हूँ। चलो हमें कितने एरिया के फॉर्मूलाज पता है। जैसे एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, लेट अस, इसका रेडियस अगर r है ना, तो फॉर सर्कल एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इज इक्वल्स टू पाई r स्क्वायर। नेक्स्ट ले लिया स्क्वायर,
सर स्क्वायर का एरिया क्या हो गया? स्क्वायर का एरिया हो गया, अगर इसकी लेंथ एल है तो स्क्वायर का एरिया हो गया एरिया इक्वल टू एल स्क्वायर, है ना। जैसे रेक्टेंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया सर, लेंथ भी है ब्रेथ भी है, ये ब्रेथ है इसकी, ये लेंथ है, इसका क्या होगा एल इंटू बी, तो इसका एरिया होगा ए इक्वल टू एल बी। नेक्स्ट है ट्राइंगल, ट्राइंगल की बात करें तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये हो गया ट्राइंगल का एरिया। नेक्स्ट, इतने एरिया तो हो गए, आई थिंक काफी है, 4 ले लेते हैं। अब सबके एरिया के अंदर एक चीज कॉमन है, देख लो क्या, पाई कांस्टेंट है। कांस्टेंट चीज को डायमेंशन के साथ कोई लेना देना नहीं। एक चीज समझ में आई क्या, कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता, न्यूमेरिकल कांस्टेंट है उसका कोई डायमेंशन नहीं होता। ऐसे काफी कांस्टेंट्स होते हैं जिनका डायमेंशन भी होता है, जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, डोंट वरी। तो अभी पाई क्या एक वैल्यू है ना 3.14, है ना, तो उसका कोई डायमेंशन नहीं, इट्स जस्ट अ वैल्यू। जैसे 2, तो 2 का कोई डायमेंशन नहीं होता, इट्स जस्ट अ वैल्यू। 500 कोई डायमेंशन, इट्स जस्ट अ वैल्यू, ठीक है। तो ऐसी कोई वैल्यू है उसका कोई डायमेंशन होता नहीं है, कोई यूनिट होता नहीं है। अब जिसका यूनिट है उसका डायमेंशन होगा, राइट। तो यहाँ पे आर क्या है, रेडियस। तो रेडियस क्या है, रेडियस एक तरह की लेंथ है, तो आर स्क्वायर है मतलब लेंथ 2 बार है। तो एरिया का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो क्या आएगा, एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा लेंथ 2 बार एल स्क्वायर, ये एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला है, ठीक है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। यूनिट क्या होता है, अगर हम यूनिट देखें इसका, तो यूनिट होता है इसका मीटर स्क्वायर, है ना, मीटर स्क्वायर। चलो तो इसका तो मीटर स्क्वायर आ गया, ऐसा समझ में आ गया। आप बताओ स्क्वायर का, तो स्क्वायर का देखो लेंथ 2 बार है एल स्क्वायर, अपने आप ही मीटर स्क्वायर, अपने आप ही एल स्क्वायर, इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला। रेक्टेंगल में एक लेंथ है एक ब्रेथ है, बट है तो दोनों लेंथ ही ना, एक तरह की लंबाई ही है ना, दोनों लेंथ ही है। तो ये भी एल ये भी एल, ऐसा तो है नहीं कि टाइम है, ऐसा तो नहीं कि इलेक्ट्रिक करंट है, ऐसा तो है नहीं कि टेम्परेचर है, ये भी एक तरह की लेंथ है, ये भी एक तरह की लेंथ है। तो ये दोनों एल इंटू एल क्या हो जाएंगे, एल स्क्वायर। ये भी एक तरह की लेंथ है, ये भी एक तरह की लेंथ है, तो 1/2 क्या मैंने अभी जस्ट कहा कि ये क्या है, दिस इज अ कांस्टेंट। ये क्या है गाइस, इट्स अ कांस्टेंट, एंड कांस्टेंट क्या होता है, डायमेंशनलेस, इसका कोई डायमेंशन होता नहीं है। तो यहाँ पे आपने सबने एक चीज कॉमन देखी कि लेंथ 2 बार है, लेंथ 2 बार है, लेंथ 2 बार है, लेंथ 2 बार है। फॉर्मूला अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सभी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। आई होप बेटा आपको क्लैरिटी मिली होगी इसके अंदर, क्योंकि मैंने बहुत सारे अच्छे अच्छे एग्जांपल देके आपको समझाया कि भाई डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वो अलग अलग हो सकता, सॉरी न्यूमेरिकल फॉर्मूला जो है वो क्वांटिटी के अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन डायमेंशनल फॉर्मूला जो होता है वो एक ही होता है सिमिलर क्वांटिटीज का। तो एरिया है, ये भी एरिया बता रहा 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 है, तो ये सब सर एरिया है। तो इन सभी एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला एल स्क्वायर होता है। काफी बुक में इसको ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं m0 L2 T0। ये भी सही है क्योंकि टाइम तो है नहीं, मास तो है नहीं, पूरे फॉर्मूला में सिर्फ लेंथ 2 बार है, तो m0 L2 T0। काफी बार mlt को साथ में लिखा जाता है, तो उसमें कंफ्यूज मत हो रहा। ये अलग अलग तरह के रिप्रेजेंटेशन है जो अलग अलग रेफरेंस बुक्स यूज करते हैं, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट आते हैं वॉल्यूम की तरफ। तो चलो इसके अंदर भी सिमिलर केसेस है कि हमें गाइस बहुत सारे वॉल्यूम्स ऐसे जो हमें पता है, ये सुन। फर्स्ट जो है वो स्फीयर का वॉल्यूम हमें पता है ना, 3 डायमेंशनल स्फीयर है अगर कोई, तो 3 डायमेंशनल स्फीयर का अगर रेडियस ले ले हम, है ना, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। अगर हम क्यूब ले लें, रेगुलर क्यूब,
इसकी हाइट है वो भी एल जितनी, ये भी एल जितना और ये भी एल जितना, है ना। तो इसका वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाएगा, एल क्यूब। ठीक है, अगर हम क्यूबॉइड लेते हैं, सब अलग अलग, लेंथ भी अलग, ब्रेथ भी अलग, हाइट भी अलग, तो इसका वॉल्यूम कैसे आएगा, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एल इंटू बी इंटू एच। तो ये 3 एग्जाम्पल हमारे पास है। अब अगर मैं आपको पूछ लूं कि इन सबका डायमेंशन क्या होगा, तो आपको क्या चेक करना है कि फॉर्मूला में कितनी क्वांटिटीज है। तो फॉर्मूला में पहले यहाँ पे 4/3 है, कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, आर 3 बार है, आर क्यूब। तो आर क्या है, सोचो, एक लेंथ है जिसे हम रेडियस कहते हैं, तो ये तो लेंथ है ना, तो लेंथ 3 बार है सर, इसका फॉर्मूला आ जाएगा एल क्यूब। यहाँ पे भी देख लो, यहाँ तो बेचारा खुद ही कह रहा है मैं एल क्यूब हूँ, राइट, तो इट इज एल क्यूब। यहाँ पे एल इंटू बी इंटू एच है, तो लेंथ भी एक तरह की लेंथ है, ब्रेथ भी एक तरह की लेंथ है, हाइट भी एक तरह की लेंथ है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया गाइस, वॉल्यूम एल क्यूब हो गया। तो इन सभी के डायमेंशन क्या हो जाएंगे, सेम। तो इनका डायमेंशनल फॉर्मूला जो है गाइस वो क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला इज बॉक्स के अंदर एल क्यूब और m0 l3 t0, ठीक है। एंड इसका यूनिट क्या होगा गाइस, इसका यूनिट है मीटर 3 बार, सो इट इज मीटर क्यूब। मीटर 3 बार है, सो इट इज मीटर क्यूब। ठीक है, क्यों मीटर, क्योंकि ऐसा यूनिट है, लेंथ का ऐसा यूनिट क्या है, मीटर। सेंटीमीटर क्यूब क्यों नहीं सर, ऐसा मत बोलना, क्योंकि ऐसा यूनिट मीटर है ना, इसलिए मीटर क्यूब। सिस्टम इंटरनेशनल फॉलो करते हैं, एसआई को फॉलो करते हैं ऑलवेज। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। डेंसिटी। इस डेंसिटी क्या होती है, तो कोई भी मास है, जैसे हम बात करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की, ठीक है, हम अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में फिक्स कर देते हैं, ठीक है, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, मतलब ये 2 कंटेनर है मेरे पास, मान लो ये क्या है, मेरे पास 2 कंटेनर है, ठीक है। चलो डेंसिटी को अच्छे से समझते हैं। सर एक ब्लैंक पेपर देना। ठीक है, एक फिक्स वॉल्यूम है, इसमें हमने मान लो केरोसिन भर दिया, ठीक है, और दूसरे में हमने भर दिया, दूसरे में हमने क्या भर दिया, मर्क्यूरी भर दिया। मर्क्यूरी पता है ना, बहुत हैवी लिक्विड आता है, मेटालिक है, मेटल होता है भाई, मर्क्यूरी भर दिया। अब हम इनका मास निकालते, वेट करते कितना आ रहा है, और उससे हम लोग मास निकालते कितना आ रहा है। तो गाइस इसका मास ज्यादा आएगा, इसका मास है वो कम आएगा, बट ऑब्वियस है ना। तो यहाँ पर मटेरियल पे डिपेंड करता है कि उसकी डेंसिटी कितनी है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, वॉल्यूम फिक्स कर दिया पर, और वॉल्यूम को 1 मीटर क्यूब कर दिया। कितना कर दिया गाइस, 1 मीटर क्यूब। तो ये पर मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितना मास आता है वो डिफाइन करेगा कि डेंसिटी कितनी है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक ब्लैंक पेपर है, ठीक है, एक ब्लैंक पेपर को अगर मैं क्रम्बल करता हूँ, ठीक है, ठीक है, और इसको अगर मैं आपको किसी को मारता हूँ, ठीक है, तो आपको नहीं लगेगा, बट ऑब्वियस, और इसकी डेंसिटी थोड़ी हल्का है थोड़ा, ठीक है। लेकिन अगर इसी को मैंने थोड़ा और दबाया, थोड़ा और दबाया, थोड़ा और दबाया, थोड़ा और दबाया, बहुत अच्छे से एकदम टाइटली मैंने इसको दबा दिया अच्छे से, ठीक है। अभी क्या हुआ कि पहले जो इसका वॉल्यूम था उसके कंपैरिजन में इसका वॉल्यूम कम हो गया, लेकिन पेपर का मास तो वही है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर वॉल्यूम फिक्स कर दिया तो मास अलग अलग हो गया।
यहाँ पर मास फिक्स कर दिया, मास फिक्स है पेपर का, पहले वॉल्यूम कम था तो हल्का लग रहा था, अब वॉल्यूम, पहले वॉल्यूम ज्यादा था तो हल्का लग रहा था, अब वॉल्यूम कम है तो भारी हो गया। तो कितने वॉल्यूम में आप कितना मास डाल रहे हो, कितने छोटे वॉल्यूम आप कितना ज्यादा मास भर रहे हो, उससे उसकी डेंसिटी डिसाइड होती है। तो ये ज्यादा डेंसर है अभी, है ना, ये हैवी है, थोड़ा मारेंगे तो लगेगा, फाइन। तो यहाँ पर व्हाट एग्जैक्टली इज डेंसिटी, डेंसिटी मतलब कितना भारीपन है इसमें, पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है, ठीक है। तो इसको कैसे डिफाइन किया जाता है, इसका फॉर्मूला क्या है गाइस, आपको फॉर्मूलेज याद रखने सारे। देखो कई बार मैंने कई स्टूडेंट्स को सुना है कि नहीं सर ये तो डायमेंशनल फॉर्मूलाज के तो बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं, तो इतने सारे तो अभी कैसे याद रखेंगे। लेकिन व्हाट आई सजेस्ट इज कि अगर आप चाहते हो कि आप अच्छे से एमसीक्यू सॉल्व कर पाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ, 10 फॉर्मूलाज 15 फॉर्मूलाज अ डे, लेकिन अच्छे से लिख के प्रैक्टिस करके फॉर्मूलाज बाय हार्ट कर लो। अगर फॉर्मूलाज आपको अच्छे से बाय हार्ट होंगे, फॉर्मूलाज को फील कर लो, जैसे मैंने अभी कैसा फील करा आपको कि डेंसिटी क्या है, तो सर ने बोला दो चीज पे डिपेंड करती है भाई, एक मास है एक वॉल्यूम है। मास बढ़ाओगे डेंसिटी बढ़ेगी, वॉल्यूम घटाओगे तो डेंसिटी बढ़ेगी। इसका वॉल्यूम कम किया तो ज्यादा हैवी हो गया, तो वॉल्यूम कम करोगे तो डेंसिटी बढ़ेगी, मास को कांस्टेंट रख के, ठीक है। तो यहाँ पर मास अपॉन वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम कम करते डेंसिटी बढ़ती है, मास बढ़ाते तो डेंसिटी बढ़ती है। मास ऊपर होगा फॉर्मूला, वॉल्यूम नीचे होगा। फील कर लो एक बार, अगर फॉर्मूला को फील कर लोगे ना तो बहुत आसानी से वो याद रह जाता है, ठीक है। क्वांटिटीज को फील करो, फॉर्मूलाज को फील करो, ठीक है, तो वो आपको हेल्प करेगा अच्छे से। सो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है रो, इसको डिफाइन किया था रो, दिस अ ग्रीक लेटर, इसे क्या कहा जाता है, रो, RHO। सो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास m अपॉन वॉल्यूम v, ठीक है। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा सर, तो डायमेंशनल फॉर्मूला इज नथिंग बट मास जो है, देखो मास जो है वो ऊपर है, तो सर मास ऊपर है 1 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब 3 बार लेंथ L3, ठीक है। पीछे देखा था वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है L3, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अब इनका कंबाइन इक्वेशन मिलेगा आपको, एंड दैट विल गिव यू व्हाट, m1 और L3 जो ऊपर इसके साथ आ जाएगा तो L⁻⁻3। सो मास अपॉन वॉल्यूम, और टाइम कुछ नहीं है तो टाइम 0 है ना। तो MLT वाला जो फॉर्मूलाज लिखना हो, और अब इतना लिखते हो तो भी सही है, और इसको ऐसे लिखते हो, काफी बुक्स में ऐसे भी दिया होता है, हमारा पर एंथनी साथ में होता है MLT, ठीक है। तो MLT m1 L-3 T0, इसको ऐसे भी लिखा जाता है। क्लियर गाइस, ये बॉक्स रखने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये डायमेंशनल फॉर्मूला होगा आपका, इसका यूनिट क्या होगा चलिए देखते हैं, व्हाट वुड बी इट्स यूनिट। तो यूनिट के लिए आपको क्या देखना है, भाई ऊपर वाले को मैं किस में मेजर करता हूँ, ऐसा यूनिट में देखो, मास का यूनिट क्या होता है केजी, किलोग्राम, एंड लेंथ 3 बार है तो मीटर 3 बार मीटर क्यूब, तो केजी पर मीटर क्यूब, इट्स द ऐसा यूनिट है। कौन सी यूनिट है, सिस्टम इंटरनेशनल की यूनिट है, ऐसा यूनिट है, ठीक है गाइस। तो इसको हम लोग डेंसिटी कहते हैं, सो दिस इज अवर डेंसिटी, फाइन। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट यूनिट हमारा कौन सा है, नेक्स्ट है रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये काफी बार पूछा गया है, एक दो बार मैंने देखा है क्वेश्चंस ये पूछते हुए, काफी रेफरेंस बुक के अंदर भी एज एन MCQ दिया होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे डेंसिटी के बाद सीधा डाल दिया रिलेटिव डेंसिटी, ताकि हम लोग फॉर्मूला में ही पढ़ लें, ठीक है। जितनी थियरी कंटेंट डेप्थ होगा उतने छोटे छोटे MCQ अपने आप निकल जाएंगे, सारा थियरी में कंटेंट आ जाएगा, ठीक है, आराम से। तो यहाँ पर अच्छा, इसका हर एक फॉर्मूला का एक MCQ बन सकता है, हर एक क्वांटिटी का एक MCQ है, समझो। मैं आपको बहुत सारी क्वांटिटीज कराऊंगा, आपकी बुक्स में जितनी थी उससे भी ज्यादा करवाऊंगा, ठीक है। लेकिन आपको हर एक क्वांटिटी को याद रखना है। क्यों याद रखना है मैंने आपको बोल दिया, वैसे 12th के बाद आपको सब याद रह जाएगा, लेकिन अभी क्यों याद रखना है, क्योंकि MCQ सॉल्व होने चाहिए तो कॉन्फिडेंस आएगा, और MCQ तभी सॉल्व होंगे जब डायमेंशनल फॉर्मूलाज बहुत अच्छे से याद होंगे। टेक 10 फॉर्मूलाज एट अ डे, लेकिन डेली करना, पर डे 10 फॉर्मूला करो लेकिन डेली करो। रिलेटिव डेंसिटी क्या है, रिलेटिव क्या है, किसी के रिलेशन में मेरी डेंसिटी क्या है। रिलेटिव डेंसिटी का मतलब क्या होता है, किसी के साथ रिलेट करते हुए मेरी डेंसिटी क्या है। तो हम किसके साथ रिलेट करेंगे, तो पानी के साथ करेंगे। तो रिलेटिव डेंसिटी को हम लोग कहते हैं, इसका फॉर्मूला है रिलेटिव डेंसिटी मीन्स डेंसिटी ऑफ मटेरियल
डेंसिटी ऑफ मटेरियल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर, बट वाटर शुड बी एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो किसी मटेरियल की डेंसिटी का रिलेशन पानी के साथ जो 4 डिग्री सेल्सियस पे है वैसे पानी के साथ हम लोग ने निकाल, तो इसे रिलेटिव डेंसिटी कहा जाता है। सर ये 4 डिग्री सेल्सियस जरूरी है क्या, और क्यों 4 डिग्री सेल्सियस, और कोई टेम्परेचर क्यों नहीं? तो गाइस ये 4 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा टेम्परेचर है जहां पे वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब। कितनी होती है? एट 4 डिग्री सेल्सियस डेंसिटी ऑफ वाटर जो है रो, ये पता नहीं ये ग्रीक सिंबल है, रो कितनी हो जाती है 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। तो यहां पर रो रिलेटिव, डेंसिटी रिलेटिव इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ मटेरियल डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। अब आप कहोगे कि डेंसिटी एंड डेंसिटी, तो सर इसका फॉर्मूला तो सेम है, तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना? तो ये डेंसिटी का जो डायमेंशनल फॉर्मूलाज मतलब फॉर्मूलाज है वो कैंसिल हो जाएंगे। जैसे ये इसका होगा kg पर मीटर क्यूब और इसका भी होगा kg पर मीटर क्यूब। अब यहाँ पर ये यूनिट भी कैंसिल हो रही है ना? तो ये यूनिट, ये जो क्वांटिटी है वो कैसी हो गई गाइस, इट्स यूनिटलेस, एंड यूनिटलेस क्वांटिटी इज ऑलवेज डायमेंशनलेस। यूनिटलेस क्वांटिटी इज ऑलवेज डायमेंशनलेस। जिसका यूनिट नहीं उसका डायमेंशन नहीं, जिसका यूनिट नहीं उसका डायमेंशन नहीं। तो क्या सर इसका उल्टा सही होता है क्या, जिसका डायमेंशन नहीं उसका यूनिट हो सकता है? हो सकता है, हो सकता है। अभी एक एग्जांपल दूंगा। बट यूनिटलेस है तो यूनिटलेस क्वांटिटी इज ऑलवेज डायमेंशनलेस। तो सर डायमेंशनलेस का फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिखना होता है? तो डायमेंशनलेस का फॉर्मूला गाइस ये हो जाता है m0 l0 t0, m भी नहीं l भी नहीं t भी नहीं, m0 l0 t0। सो दिस कॉल्ड डायमेंशनलेस क्वांटिटीज। डायमेंशनलेस का फॉर्मूला हम लोग ऐसे देते हैं, ठीक है? सो ये हो गई हमारी रिलेटिव डेंसिटी। इसका दूसरा नाम स्पेसिफिक ग्रेविटी है। आपका नॉलेज चेक करने के लिए, आपका डेटा दिमाग में स्टोर है कि नहीं ये चेक करने के लिए रिलेटिव डेंसिटी नहीं देंगे ये लोग, स्पेसिफिक ग्रेविटी देंगे और चेक करेंगे वेदर यू नो कि रिलेटिव डेंसिटी इज आल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी और नॉट। ठीक है, क्वेश्चन वही है, नाम चेंज हो गया, आप उलझ जाओगे ये स्पेसिफिक ग्रेविटी कहां से है। ठीक है गाइस, ये सेम चीज होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पीड या वेलोसिटी, तो हमने स्पीड का फॉर्मूला भी पता है हमें, क्या होती है? स्पीड होती है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। एंड वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ज्यादा फर्क नहीं है, एक डिस्टेंस है दूसरा डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस जो है गाइस वो भी मीटर में मेजर होता है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी मीटर में मेजर होता है। टाइम तो दोनों सेम ही है, वो सेकंड में मेजर होंगे। तो इनका डायमेंशनल फॉर्मूलाज क्या होगा? तो दोनों का सेम ही होगा। स्पीड ले लो या वेलोसिटी ले लो, डायमेंशनल फॉर्मूला इज, ऊपर डिस्टेंस है मतलब लेंथ है तो मास तो 0 हो गया, लेंथ 1 है, और टाइम क्योंकि नीचे है तो इसको हम क्या लिखेंगे? t⁻⁻1। -1 क्या इंडिकेट करता है? डिनोमिनेटर में। ठीक है, सो डायमेंशनल फॉर्मूला इज सेम फॉर बोथ। एंड यूनिट की अगर हम बात करें गाइस तो यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। यूनिट कितना होगा इसका? मीटर पर सेकेंड। आगे बढ़ते हैं। एक्सीलरेशन, ठीक है, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या है? तो गाइस हम लोग लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं ना, हम लोग किसी गाड़ी को एक्सीलरेट करते हैं तो क्या होता है? स्पीड चेंज होती है गाड़ी की, गाड़ी और ज्यादा स्पीड में तेज चलती है। सो एक्सीलरेशन इज व्हाट? एक्सीलरेशन A
इज इक्वल्स टू चेंज इन स्पीड या चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, टाइम के साथ वेलोसिटी में चेंज आना। तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, चेंज इन टाइम मतलब फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो मुझे एक बात बता, वेलोसिटी में से वेलोसिटी जाएगी, माइनस होगी, तो वेलोसिटी ही बचेगी। तो ऊपर वाला जो क्वांटिटी है वो तो वेलोसिटी जैसा ही है, एंड टाइम में से टाइम जाएगा तो टाइम ही बचेगा। तो एक्सीलरेशन का अगर हम यूनिट देखें या डायमेंशनल फॉर्मूला देखें तो ऊपर है वेलोसिटी, नीचे है टाइम। भले ये चेंज आ रहा है तो चेंज इन वेलोसिटी से वेलोसिटी ही मिलती है भाई, यूनिट तो वेलोसिटी की ही रहेगी ना। ऐसा तो है नहीं कि वेलोसिटी चेंज होने से एक्सीलरेशन बन जाएगी या वेलोसिटी चेंज होकर डेंसिटी बन जाएगी, ऐसा नहीं होगा, है ना। तो 5 रुपए में से 5 रुपए 2 रुपए जाएंगे तो 3 रुपए ही बचेंगे, डॉलर नहीं हो जाएगा वो, ठीक है। तो यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी है तो इट्स v फाइनल माइनस v इनिशियल। सो एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला हम सबको पता है, L1 t माइनस 1 डिवाइडेड बाय टाइम एक और बार t1। सो यहां पर एक्सीलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला आपका आता है L1 t माइनस 2, और इसको ऐसे भी लिखा जाता है m0 L1 t माइनस 2, राइट। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज एक्सीलरेशन a एंड इट्स का यूनिट क्या होगा, तो यूनिट विल बी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वांटिटी की ओर। नेक्स्ट क्वांटिटी गाइस है आपकी फोर्स। फोर्स F इक्वल टू मा, याद रखना F इक्वल टू मा ma, मास इनटू एक्सेलरेशन, वेयर m is nothing but mass and a is nothing but acceleration, है ना। तो अगर बॉडी एक्सेलरेट होती है तभी हम मानेंगे फोर्स दिया। ऐसा आपको ध्यान रखना है कि किसी मास को अगर हम एक्सेलरेट करते हैं तो ये ऐसा माना जाता है कि कुछ आपने एक्सटर्नल फोर्स दिया है उसे। दीवार को धक्का मारोगे तो दीवार आपको वापस धक्का मारेगी, वो दीवार नहीं हिल रही। भले आप फोर्स दे रहे हो लेकिन दीवार उतना उल्टा फोर्स दे रही है, तो आपका फोर्स 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 क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, दीवार को एक्सेलरेशन नहीं मिल रहा, ठीक है। तो मास को एक्सेलरेट कराने वाला ही फोर्स होता है, ऐसा मान लो, ठीक है। तो फोर्स बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज्ड होने वाली यूनिट है, फ्रीक्वेंटली यूज्ड होने वाली क्वांटिटी है। तो F इक्वल टू मम्मा को याद कर लेना, F इक्वल टू मा ma। तो F का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, मास है गाइस m1, एक्सीलरेशन क्या होता है अभी पीछे किया था L1t माइनस 2, ठीक है, L1t माइनस 2। तो ये आपका टोटल इन टोटल क्या हो जाएगा, m1 L1 t माइनस 2 या mlt माइनस 2 भी कह सकते हैं, काफी बुक्स में इसको ऐसे भी लिखा होता है, ये भी सही है, m l t माइनस 2। अगर ये 1 1 नहीं बोलना है तो भी इट्स ओके, वो भी सही होता है, ठीक है। क्योंकि अगर किसी चीज को हमने ऐसे ही रखा है तो उसका ऊपर जो रेस टू होता है वो ऑलवेज 1 ही होता है ना। अगर कोई भी क्वांटिटी हम ले लो उसके ऊपर जो पावर होता है वो ऑलवेज 1 होता है। यहाँ पर हम स्पेसिफाई इसीलिए करते हैं क्योंकि कई बार क्या होगा, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो 1 दिखेगा तो उसे कैलकुलेशन हम ले लेते हैं इजी, तो कहीं भी मिस्टेक नहीं होती, कई बार इग्नोर हो जाता है अगर वो पावर दिखता नहीं है तो आदत अच्छी है, आप पावर लिखो, आदत अच्छी है, ठीक है। तो फोर्स इज इक्वल्स टू mlt माइनस 2, mlt माइनस 2 वेरी फ्रीक्वेंटली यूज्ड यूनिट है, एंड इसका यूनिट जो है वो क्या होगा, इसका यूनिट होगा, चलो मास का यूनिट क्या होता है kg, किलोग्राम। एक्सीलरेशन का क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ फोर्स, और इसे प्यार से न्यूटन भी कहते हैं, और इसे ऐसे भी लिखा जाता है। मैंने कहा था साइंटिस्ट का नाम है तो या तो लोअर केस में लिखो या तो सिर्फ अपर केस में उसका स्टार्टिंग लेटर जो होता है वही आपको लिखना होता है। तो फोर्स को प्यार से क्या कहते हैं हम, न्यूटन भी कहते हैं,
इसको केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी कहते हैं। तो आपको दोनों याद रखना है, कई बार न्यूटन भी आएगा, कई बार केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी आएगा, ठीक है। ओके चलिए, तो यहां तक डन करते हैं। फाइन, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर याद रखना, फोर्स अपनी लास्ट क्वांटिटी है। अभी एक्सेलरेशन, स्पीड, रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी, वॉल्यूम, एरिया, ये सब नोट्स में से रिवाइज कर लेना आप लोग, फेयर नोट्स बना लेना अच्छी से, ठीक है। तो ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ मिल जाएगी और इसका अच्छे से नोटेशन वगैरह परफेक्ट करके ही लिखना नोट्स में। फाइन, चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड डू सब्सक्राइब अवर चैनल, do follow Phoenix Institute and all the lectures by us. Thank you.